अब हम आते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी। किडनी का रेगुलेशन समझते हैं। किडनी में रेगुलेशन, तो एक रेगुलेशन है बीपी का रेगुलेशन और दूसरा है ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, अब आइए देखते हैं। किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में। ब्लड प्रेशर और दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन। अच्छा, कल आपको एकदम अच्छे से सब समझ में आ गया था। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्या है और सेलेक्टिव सिक्रीशन क्या है, ये सब एकदम अच्छे से समझ आ गया था सभी को। देखिए, किडनी रेगुलेशन की बात करें तो ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में दो चीज आता है। इफ बीपी लो हो जाए तो यहां पे आता है रास पाथवे ऑपरेट्स। बीपी अगर लो हो जाए तो जो पाथवे ऑपरेट होता है उसको रास कहते हैं। रास मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। और अगर इफ बीपी बढ़ जाए तो एएनएफ, एएनएफ मैकेनिज्म ऑपरेट्स। एएनएफ का मतलब होता है एट्रियल नेट्रियूरेटिक नेट्रियूरेटिक फैक्टर। अब एक बार पहले देखिए, बीपी कम हुआ तो कौन सा मैकेनिज्म है, बीपी बढ़ा तो कौन सा मैकेनिज्म ऑपरेट होता है। जो लोग नए हैं मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, चैप्टर के शुरू से पढ़ेंगे। बीच से पढ़ने पे आपको कंफ्यूजन ही होगा और फिर आप डिमोरलाइज होंगे वो बेवजह। ये दो हो गया। ऑस्मो रेगुलेशन भी अभी आगे देखेंगे। लेकिन इसके पहले अब हम पहले एक चीज समझते हैं जिसको कहा जाता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। अभी तक हमने इसको बताया नहीं था, यहीं के लिए इसको बचा के रखा था, जिसको हम कहते हैं JGA। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस के अंदर तीन पार्ट पाए जाते हैं। एक होता है जेजी सेल, एक होता है एमडी और एक होता है मीजेंजियल सेल या लैसिस सेल। अब इन तीनों को एक एक करके हम समझेंगे, तीनों को एक एक करके समझेंगे। जेजी सेल मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलर
रूलर सेल। एमडी सेल मतलब मैक्यूला डेंसा। और मिजेंजियल सेल एक्चुअली में क्या है, ये फेगोसाइटिक सेल ऑफ किडनी, फेगोसाइटिक सेल ऑफ किडनी या नेफ्रॉन, किडनी लिख लो। अब मुझे एक बात बताओ, फेगोसाइटिक मतलब क्या होता है? जो फॉरेन पार्टिकल को खाते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है। जेजी सेल पार्ट ऑफ एफरेंट आर्टरियोल। जेजी सेल किसका पार्ट होता है? एफरेंट आर्टरियोल का पार्ट होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। और इस जेजी सेल, ये एक्चुअली में मॉडिफाइड स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल का मॉडिफिकेशन है, एफरेंट आर्टरियोल में देखने को मिलता है। ये क्या करता है? सिक्रीट्स टू हार्मोन। एक ये रेनिन, एक एन वाला रेनिन, ये हार्मोन है। डबल एन वाला रेनिन एंजाइम है, जो हम लोग स्टमक से पढ़े थे। और एक है इरिथ्रोपोइटिन। हालांकि इरिथ्रोपोइटिन का यहाँ रोल नहीं है इस मैकेनिज्म में। इरिथ्रोपोइटिन आरबीसी के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, हेल्प्स इन इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस, पोइसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स। तो देखो, जेजी सेल से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, रेनिन और इरिथ्रोपोइटिन। जेजी सेल किसका पार्ट है? एफरेंट आर्टरियोल के अंदर स्मूथ मसल का मॉडिफिकेशन होता है। मैक्यूला डेंसा क्या है? पहले तो लिखो, ये पार्ट ऑफ डीसीटी है और ये एक प्रकार का बैरो रिसेप्टर है। बैरो रिसेप्टर है, ये एक प्रकार का क्या है? बैरो रिसेप्टर है। कहाँ होता है? कनेक्टेड विद जेजी सेल। जेजी सेल से कनेक्ट होता है ये। बैरो रिसेप्टर का मतलब होता है बीपी सेंसर, जो बीपी को चेक करता है, बीपी सेंसर की तरह काम करता है ये। चलो, पहले इतनी चीजें आप देखो और फिर इसको हम आपको अच्छे से समझाते हैं कि इस एपरेटस का क्या रोल है। ये इनबिल्ट, यहां लिखा रहता है जेजी ए इनबिल्ट मशीन ऑफ किडनी, मशीन ऑफ किडनी, ठीक है। और इसका रोल क्या है? एक और पॉइंट लिख दें, ये इसका रोल है इन बीपी को इंक्रीज करने में, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने में, जीएफआर को इंक्रीज करने में। जब ये सब घट जाए तब ये एक्टिवेट होता है। चलिए एक बार जल्दी से बता दीजिए, यहां तक क्लियर है सभी को? क्रिस्टल क्लियर एकदम? ये तीनों पार्ट, जेजी सेल, एफरेंट आर्टरियोल। अब हम आपको बता दें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताने जा रहे हैं। आप सोचते हैं कि नेफ्रॉन को जैसे बनाया जाता है वैसा दिखता है। हम नेफ्रॉन ऐसे बना देते हैं आपको दिखाने के लिए, कि अच्छा दिखने के लिए, कि ये है पीसीटी,
ये लूप ऑफ हेनले है, ये डीसीटी है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक। पर नेफ्रॉन कुछ ऐसे होता है। कैसे होता है? कुल मिला के समझो जैसे नेफ्रॉन ना ऐसे होता है। आपने देखा होगा किताबों में आपको ऐसे नेफ्रॉन दिखाया रहता है, दिखाया रहता है ना। और इसमें क्या होता है कि ये पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, किताबों में जब आप देखते हो तो इस प्रकार का नेफ्रॉन आपको दिखता है। हम ऐसा क्यों बना रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। फिर मान लो ये डीसीटी है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, सपोज कर लो। हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, ये मान लो इधर से आया ये एफरेंट आर्टरियोल, ये मान लो इफरेंट आर्टरियोल है। ठीक है, बस आपके समझने के लिए हम इसको ऐसा कुछ बना दे रहे हैं कि डीसीटी जो है वो एफरेंट आर्टरियोल के, डीसीटी जो है वो एफरेंट आर्टरियोल के कांटेक्ट में हो। तो देखो ये डीसीटी है ना, ये लूप ऑफ हेनले है, ये पीसीटी है मान लो। अब आपको बता दें कि यहां पर देखो ये है एफरेंट आर्टरियोल और ये है इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, आर यू गेटिंग? ठीक है, चलिए परेशान ना होइए, बस समझिए। ये जो एफरेंट आर्टरियोल है यहीं पर पाया जाता है जेजी सेल, ये जेजी सेल है। तो चलो यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं जेजी सेल। इसी जेजी सेल के कांटेक्ट में डीसीटी है। डीसीटी की कुछ सेल्स बहुत ही डेंस होती हैं। डीसीटी के अंदर इसको कह देंगे मैक्यूला डेंसा। देखो दिख रहा है क्या? तो मैक्यूला डेंसा किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ डीसीटी। डीसीटी के अंदर कुछ सेल्स बहुत डेंस होती हैं और जेजी के कांटेक्ट में होती हैं, इनको कहा जाता है मैक्यूला डेंसा। और जेजी सेल किसका पार्ट है? एफरेंट आर्टरियोल का। दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। दोनों कहाँ होते हैं? एक दूसरे के कांटेक्ट में। और इन्हीं दोनों के बीच में पाया जाता है आपका मिजेंजियल सेल। तो यही तीनों मिला के हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, कौन कौन है? जेजी सेल है, एमडी सेल है और मिजेंजियल सेल है। डन। इतनी बात अब आपको पहले समझ में आनी चाहिए। अब इसके बाद आपको समझाते हैं जो वो ध्यान देना है। ये हो गया आपका जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। यस ना? अब आइए देखिए, अब सपोज करिए कि ये हमने नेफ्रॉन बनाया, नॉर्मल नेफ्रॉन ही बनाए, ज्यादा आपको वहीं पे समझ में आएगा। ये पीसीटी है। पहले जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस में 3 पार्ट आपको समझ में आ गए। चलिए एक नॉर्मल सा नेफ्रॉन बनाते हैं। ये पीसीटी हो गया, ये लूप ऑफ हेनले हो गया, असेंडिंग लिम्ब, ये डीसीटी हो गया, ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया। ठीक। अब मान लीजिए
ये एफरेंट आर्टरियोल है। किस में टूटता है एफरेंट आर्टरियोल? ग्लोमेरुलस में, कैपिलरी में, और रिज्वाइन करके इफरेंट बना लेता है। यस ना? ठीक है। देखो मान लो कि किसी भी तरीके से यहाँ पे 100 ml ब्लड आना है, 100 ml ब्लड आ रहा है, नॉर्मल ब्लड। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, इफ ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ये समझाने के सिनेरियो से इसको देख रहे हैं हम लोग। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो उस वक्त आपके, हाँ मान लो यहाँ पे 100 ml ब्लड आ रहा है, फिल्टर होने के बाद बोमन कैप्सूल में ये 80 ml हो गया। जस्ट इमेजिन, पीसीटी के लेवल पे जब एब्जॉर्प्शन हो गया तो लूप ऑफ हेनले में मान लो कि ये 30 ml बचा। यहाँ पे कुछ एब्जॉर्प्शन हो गया तो यहाँ पे मान लो ये 20 ml बचा, 20 क्या 25 ml बचा। डीसीटी में पहुंचना कितना चाहिए? 25 ml पहुंचना चाहिए। ये बात डीसीटी के बैरो रिसेप्टर जो एमडी सेल है उसको पता होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो एक निश्चित वैल्यू डीसीटी तक पहुंचनी चाहिए ना। तो डीसीटी को ये पता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर पे मेरे पास तक कितना ब्लड आएगा। लेकिन इन केस हुआ क्या कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल है, ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर अगर आपका कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ये तो नॉर्मल सिनेरियो मैंने बताया। इन केस हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो गया या जीएफआर कम हो गया तो 80 ml की जगह मान लो कितना जा रहा है? 60 ml जा रहा है। ब्लड वॉल्यूम कम है तो कम ब्लड आएगा, जीएफआर कम बनेगा। तो पीसीटी के बाद जहां 30 ml आना था वहां मान लो आप कितना आ रहा है? 15 ml आ रहा है। यहां पे जहां 25 आना था मान लो 10 ml आ रहा है, कम होता जाएगा। अब यहां पे इसको मिला 10 ml, किसको? मैक्यूला डेंसा को। डीसीटी के लेवल पे मिला 10 ml। तो मैक्यूला डेंसा ये इस बात को सेंस कर लेगा ना कि भाई हमारे पास नॉर्मल वैल्यू तो 25 ml आता है, लेकिन इस बार 10 ml आ रहा है, इसका मतलब बीपी कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है, तो जीएफआर कम है। तब जाके हमारे पास क्या आ रहा है? कम ब्लड आ रहा है। आर यू गेटिंग दिस? बताइए। तो ये मैक्यूला डेंसा क्या है? बीपी सेंसर है, बैरो रिसेप्टर है। और ये कांटेक्ट में किसके होता है? ये स्टिमुलेट करेगा किसको? जेजी सेल को अपने, क्योंकि ये किसके कांटेक्ट? जेजी सेल को। अब ये जेजी सेल जो है इसको स्टिमुलेट करेगा। जेजी सेल अब स्टार्ट करेगा क्या? रास। और रास क्या होता है? रास बीपी, लो बीपी को रास क्या करेगा? अगर लो बीपी है तो उसको नॉर्मल बीपी को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा यही हम देखते हैं। पहले आप पूरा मैकेनिज्म समझो। तो एमडी और जेजी सेल का रोल आया यहाँ पे। क्या हुआ? अगर आपकी बीपी कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है, तो ये बात सेंस कौन करेगा? एमडी सेल को पता चल जाएगा, क्योंकि नॉर्मल इतना आता है और कम आएगा तो उसको ये बात पता चल जाएगी कि भाई मेरे पास कम आ रहा है ब्लड, इसका मतलब बीपी कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है और जीएफआर कम है। तो ये किसको स्टिमुलेट करेगा? क्योंकि ये कांटेक्ट में किसके है? जेजी सेल के। तो जेजी सेल क्या करेगा? रास स्टार्ट करेगा। और रास कब ऑपरेट होता है? जब बीपी लो होता है, ठीक है, और ये बीपी को नॉर्मल करेगा। अब रास को समझते हैं। जल्दी बताइए, यहां तक की बात सभी को क्रिस्टल क्लियर है क्या? आइए अब देखते हैं, हेडिंग डालिए रास।
रास मतलब रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। अरे बोलो भाई कुछ। व्हेन कब ऑपरेट होता है? बीपी लो हो, या ब्लड वॉल्यूम लो हो, या जीएफआर लो हो। तीन चीज। क्या होता है जब बीपी लो है? देखो यहां पे लिख दे रहे हैं। जब बीपी लो है, या ब्लड वॉल्यूम लो है, या जीएफआर लो है, तो इस केस में किसको सिग्नल मिलेगा? एमडी सेल। एमडी सेल, फिर सिग्नल आएगा जेजी सेल। जेजी सेल क्या रिलीज करेगा? ये रेनिन सिक्रीट करेगा, रेनिन। हाँ, जेजी सेल क्या सिक्रीट करेगा? रेनिन। अब रेनिन क्या, यहाँ पे हमारा लीवर है, ये लीवर है। लीवर से एक इनएक्टिव प्रोटीन होती है एंजियोटेंसिनोजेन। देखो नाम है टेंसिनोजेन, मतलब ये इनएक्टिव है, जाइमोजन है, बार बार बताए हैं, जैसे पेप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन, तो ये इनएक्टिव है। कहां से सिक्रीट हो रहा है एंजियोटेंसिनोजेन? लीवर से। रेनिन इसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, ये एक्टिव हो गया। तो रेनिन क्या कर रहा है? एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर दे रहा है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट क्या होता है? ये एक डेका पेप्टाइड है। ये क्या है? डेका पेप्टाइड। डेका पेप्टाइड का मतलब ये 10 अमीनो एसिड का बना होता है। ये जो एंजियोटेंसिनोजेन है ये 453 अमीनो एसिड का बना होता है। ठीक है, अब देखना एंजियोटेंसिनोजेन फर्स्ट क्या है? डेका पेप्टाइड। अब देखो यहां पर है हमारा लंग्स। ये हमारा लंग्स है। लंग्स से एक एंजाइम सिक्रीट होता है एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम। नाम लिख लीजिए, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम। कहां से रिलीज हो रहा है? लंग से। ये क्या करता है? ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। ये एक ऑक्टापेप्टाइड है, मतलब 8 एमिनो एसिड का बना है, और एक पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर है। क्या है? एक वैसो कंस्ट्रिक्टर। अब वैसो कंस्ट्रिक्टर का मतलब जो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करे, दबाए। वैसो डायलेटर का मतलब जो ब्लड वेसल को डायलेट करे। अच्छा, ब्लड वेसल को जब दबाएगा तो बीपी नॉर्मल, मतलब प्रेशर बढ़ेगा ना। ब्लड वेसल को दबाएगा, अगर कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, प्रेस करेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा, मतलब वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा ना। तो एक काम तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एंजियोटेंसिन सेकंड का टारगेट जानते हैं क्या होता है? यहां पे है हमारी किडनी। किडनी के ऊपर पाया जाता है एड्रीनल ग्लैंड, एक एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। तो देखो किडनी के ऊपर है ये एड्रीनल ग्लैंड, जिसमें बाहर एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है और अंदर एड्रीनल मेड्यूला होता है। हट जा रहे हैं, देखो आप ध्यान से। बाहर की तरफ क्या है? एड्रीनल कॉर्टेक्स।
और अंदर की तरफ क्या है, एड्रिनल मेड्यूला। जानते हैं इसका टारगेट कौन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। किसका टारगेट, एंजियोटेंसिन सेकंड का। एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा तो एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करेगा एल्डोस्टेरॉन, एक हार्मोन जिसको कहते हैं एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन एक मिनरेलो कार्टिकॉइड है, ये आगे हम लोग समझेंगे। चलो मिनरेलो हटा ही दो, एल्डोस्टेरॉन। जल्दी से एक बार बताइए कि क्या यहां तक की बातें सभी को क्लियर हो रही हैं, एक एक पॉइंट फिर से पूरा पाथवे समझाएंगे, बस आप देखते रहिए, देखते रहिए सब, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन का टारगेट होता है डीसीटी। इसका टारगेट है, इसे देखो, डीसीटी। किसका टारगेट, एल्डोस्टेरॉन का, ये है डीसीटी। और डीसीटी के चारों तरफ क्या होता है बताएंगे, डीसीटी के चारों तरफ होता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। डीसीटी के अंदर जो नेफ्रॉन है, मेरी बात को ध्यान समझना, ये डीसीटी है, तो एल्डोस्टेरॉन डीसीटी को स्टिमुलेट करेगा। इसका टारगेट है डीसीटी। इसके अंदर है, डीसीटी के अंदर होता है फिल्ट्रेट, और पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर होता है ब्लड। इसके अंदर है ब्लड, हमें तो पता है डीसीटी के चारों तरफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। डीसीटी के अंदर ये एक्टिवेट करता है सोडियम पोटेशियम पंप को। किसको, सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, ये 3 सोडियम को का इनफ्लक्स करता है, सॉरी ईफ्लक्स करता है, और 2 पोटेशियम को इधर ला लेता है। तो 3 सोडियम, सोडियम यहाँ आएगा किससे, फिल्ट्रेट से ब्लड में, और पोटेशियम आ जाएगा ब्लड से फिल्ट्रेट में। तो आप यहां देखिए, सोडियम डीसीटी से कहां आ रहा है, ब्लड में आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ब्लड में सोडियम एंटर कर रहा है लगातार, एल्डोस्टेरॉन डीसीटी, डीसीटी क्या कर रहा है, ब्लड में सोडियम को पंप करा रहा है। जब ब्लड में सोडियम, ध्यान से समझना, ब्लड में सोडियम आयन आएगा, मतलब आयंस या सोल्यूट ऐड होंगे, तो ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं, तो जब ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ब्लड कंसंट्रेट होगा, तो वाटर भी, वाटर हमेशा अपने डाइल्यूट से कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड की तरफ मूव करता है, तो वाटर भी यहां से यहां मूव हो जाएगा। कहां से, डीसीटी से ब्लड में। अब ब्लड में लगातार सोडियम आ रहा है और वाटर आ रहा है, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा। जब ब्लड का वॉल्यूम यहां पे क्या हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, तो बीपी भी बढ़ जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, 2 एंजियोटेंसिन है, और एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। हाँ, वाटर का डिफ्यूजन होगा फिल्ट्रेट से ब्लड में। क्यों, क्योंकि ब्लड में आयंस बढ़ रहे हैं, तो ब्लड कंसंट्रेट हो रहा है, ब्लड कंसंट्रेट हो रहा है, तो वाटर अपने आप वहां पे जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। जल्दी से एक बार इस पूरी प्रोसेस को देखिए, और हम वापस से इसको समझाने जा रहे हैं। क्या हुआ, बीपी कम है,
या ब्लड वॉल्यूम कम है, GFR। ये सेंस कौन करेगा? MD सेल। MD सेल सिग्नल किसको देगा? JG सेल को। JG सेल सिक्रीट करेगा रेनिन। हाँ, और रेनिन देखो लीवर से एंजियोटेंसिन एंजाइम, इस एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा रेनिन। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करेगा ACE, जो लंग्स से रिलीज होता है। एंजियोटेंसिन सेकेंड का टारगेट कौन है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या सिक्रीट होगा? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन का टारगेट कौन है? DCT। DCT में ये सोडियम पोटेशियम पंप, मतलब ये एल्डोस्टेरॉन क्या कर रहा है? सोडियम का और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवा रहा है। इसी को तो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं, इसी को कहा जाता है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। तो जब सोडियम आयन ब्लड में आने लग जाएगा तो ब्लड कंसंट्रेट होगा, और ब्लड कंसंट्रेट होगा तो वाटर का भी डिफ्यूजन हो जाएगा, और फिर ये ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। जल्दी से बताइए, एक बार जल्दी से फटाफट बताइए और इसको नोट करिए आप। अब आइए, तो पहला केस था रास। रास कब ऑपरेट होता है? जब बीपी कम होता है। दूसरा केस है ANF। ANF मतलब एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर या हार्मोन, ANH भी कह देते हैं इसको, तो कंफ्यूज मत होना। फैक्टर या हार्मोन, ठीक? ANF या ANH भी कह देते हैं। अब ये कब ऑपरेट होता है? ऑपरेट्स व्हेन BP हाई। हालचाल होने लगे, हाँ जरूरी है। जब BP हाई होता है, अब देखो BP हाई के केस में क्या होता है? जैसे ही मान लो ये है पेरीट्यूबुलर, मान लीजिए यहां ये ब्लड वेसल, इस ब्लड वेसल में हमें क्या है? BP हाई है। तो ये जानते हैं किसको स्टिमुलेट करता है? ये हमारा हार्ट है। हाँ, ये हार्ट से सिक्रीट होता है। हार्ट में एट्रिया होती है, एट्रिया में एक, ये एट्रिया, एट्रिया क्या सिक्रीट करता है? ANF। एट्रिया की जो वॉल है वो सिक्रीट करते हैं ANF। ANF तीन चीज करता है, सुनो मेरी बात को ध्यान से। ये एक पावरफुल वैसोडाइलेटर है कि नहीं? ठीक है, तो ब्लड वेसल को डायलेट करेगा। ये क्या करेगा? डायलेट्स ब्लड वेसल। और जब ब्लड वेसल को डायलेट करेगा तो BP, भाई ब्लड वेसल फैलेगी तो प्रेशर कम होगा कि नहीं? तो BP कम हो जाएगा। दूसरा चीज है, ये पूरा का पूरा रोकता है किसको? रेनिन का इनहिबिटर होता है ये। किसी भी हाल में रेनिन सिक्रीट नहीं होने देगा ये। मतलब रेनिन अगर होगा भी तो रेनिन को काम नहीं करने देगा, और रेनिन तो BP बढ़ाने का काम करता है, तो रेनिन को भी ये रोक देगा। इसका मतलब ये रास को भी इनहिबिट करके रखेगा, ताकि ये सब ना चलने पाए। भैया BP तो पहले ही बढ़ी है, तुम लोग क्यों बढ़ाओगे? ठीक है, तो उस दौरान ये सब रोक के रखेगा। रेनिन को रोक के रखेगा, रास को रोक के रखेगा, ब्लड वेसल को डायलेट करेगा। इस प्रकार से BP को ये नॉर्मल कर लेगा।